दुरूद शरीफ पढ़ लो। ऑटम 21 दिया था होमवर्क और उसमें क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का एक पॉइंट था, बस उसकी वजह से इंस्पेक्टेड यूनिट्स पे फर्क पड़ना। ये मैंने ना पहले भी जिक्र किया हुआ, दोबारा बता देता हूँ। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जरूरी नहीं कि एक ही मशीन के अंदर पड़ा है, मल्टीपल मशीनें हो सकती हैं और किसी मशीन में स्टेज ऑफ कंप्लीशन कुछ और दूसरे में कुछ और हो सकता है। जैसे ओपनिंग 2 है, ओपनिंग बताएं 5250 कितने परसेंट है? 80%। 2250 40%। इसी तरह क्लोजिंग 5400 70। ये 70 का, बाकी 30 नहीं है। ये 2 अलग अलग मशीनें हैं। इंस्पेक्शन स्टेज है 60%। 60% और नया मटेरियल कब ऐड होता है? तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स में ट्रांसफर इन आएगा ही आएगा और न्यू मटेरियल भी आएगा ही आएगा। इंस्पेक्शन से 60% है। ये वाले पिछले महीने इंस्पेक्ट हो गए थे, ये वाले इस महीने इंस्पेक्ट होंगे। 2250 ये इंस्पेक्ट हो गए, ये अभी नहीं हुए, इसलिए ये माइनस हो जाएंगे। तो एक ये पॉइंट था इसमें, और बस मेरी तरफ से यही था। और आपने कुछ पूछना है तो बताएं। ऑटम 21 में आपका कोई सवाल? जिन्होंने भी किया है चले, कोई मसला नहीं। कुछ सवाल होमवर्क क्लास वर्क देके उनकी जगह छोड़ी हुई थी, कुछ जगह भर लेते हैं। सबसे पहले मेरे ख्याल में शायद स्प्रिंग 16 किया होगा। स्प्रिंग 16 क्वालिटी केमिकल्स, ये काफी पहले होमवर्क दिया था। स्प्रिंग 16 और स्प्रिंग 15 उस दिन ये 2 सवाल होमवर्क दिए थे और दोनों का एक एक पार्ट की जगह कहा था छोड़ देना। अगर छोड़ी हुई है जगह तो ठीक है, नहीं तो आज वाली जगह सॉल्व कर लें। स्प्रिंग 16 क्वालिटी केमिकल्स के नाम से अरे अभी तक फसड़ फसड़ की आवाजें आ जा रही, पेजेस पलटने की। क्या पिछले साल गर्मियों में किया था? यार अभी भी नहीं पहुंच पा रहे। तो क्वेश्चन सामने रखें और किताब से, और उसका सॉल्यूशन जो आपने किया था, अगर किया था तो सारी कैलकुलेशन पार्ट ए में हुई नहीं है। पार्ट बी करता हूं मैं बोर्ड पे सॉल्व। सवाल की शक्ल दोबारा देख लें, छोटा सा सवाल था। अच्छा, अगर नहीं मिल रहा तो कोई मसला नहीं है भाई, आप आज वाले लेक्चर पे पेज में लिख लें, कोई बात नहीं है।
सवाल की शक्ल देख लेना दोबारा। चले देख लिया, आपके फारिग शक्लों से लग रहा है सवाल पढ़ के आप तसल्ली से फारिग हो गए। पार्ट बी, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दी अबव ट्रांजैक्शंस। कौन सी अबव ट्रांजैक्शंस? जो कुछ भी है सवाल पे, और सवाल में फॉर द मंथ ऑफ जनवरी सारा डाटा दिया हुआ है। तो चल लेते हैं तरतीब से। पहले टेबल के अंदर तो क्वांटिटीज, मटेरियल की कॉस्ट, कन्वर्जन, एडिशन इंफॉर्मेशन में बताया हुआ है कब होती है, इंस्पेक्शन स्टेज। तो ये इंस्पेक्शन स्टेज और मटेरियल कब ऐड होता है ये तो कैलकुलेशंस के काम थे। जर्नल एंट्री चलते हैं तरतीब से। सबसे पहले किसकी एंट्री करें? इनपुट की। तो जो इनपुट ये मैं कर रहा हूं पार्ट बी स्प्रिंग 16 का। सबसे पहले मटेरियल कितना इनपुट हो रहा है, और रुपीस इन 1000 दिए मैंने सवाल में, तो बस हम भी 1000 की कर लेते हैं। कितना मटेरियल जी? 20,000 से एंट्री कर लूं मैं, शाबाश। 20,000 से एंट्री कर लो, 20,000 डेबिट 20,000 क्रेडिट ना। एंट्री में क्या लिखना है? यूनिट्स लिखने हैं, अमाउंट लिखनी है, अमाउंट। तो वर्क इन प्रोसेस, और प्रोसेस का नाम है सवाल में तो वो नाम भी ले लें, क्या है? ए। तो वर्क इन प्रोसेस ए डेबिट और रॉ मटेरियल क्रेडिट 10,000। तो 10 मिलियन रुपए से एंट्री करनी है, 20,000 यूनिट से नहीं डेबिट क्रेडिट करना। और क्या है? मटेरियल हो गया, और लेबर और एफओएच अलग अलग दिए होते तो हम अलग अलग कर लेते, लेकिन कन्वर्जन दी हुई है तो वर्क इन प्रोसेस ए डेबिट और कन्वर्जन क्रेडिट। वेजेस कंट्रोल और एफओएच कंट्रोल कितना? 5760। ये हो गया मटेरियल, लेबर, एफओएच की एंट्री। और क्या क्या एंट्रीज होती हैं जी? नॉर्मल लॉस की। तो अगर कैलकुलेशन सामने करके खोली हुई हैं तो नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन ये सब कैलकुलेशंस में मौजूद है। तो नॉर्मल लॉस की एंट्री किस अमाउंट से होती है? कॉस्ट से। नॉर्मल लॉस स्क्रैप वैल्यू वो आप लोगों ने कॉस्ट पर यूनिट वाली वर्किंग में लिखी हुई है, अगर की है तो। कितनी? 125। तो 125 की एंट्री हो जाएगी जी नॉर्मल लॉस की। स्क्रैप इन्वेंट्री डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट 125। ये हो गई नॉर्मल लॉस वाली एंट्री। फिर उसके अलावा एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन वाली एंट्रीज होती हैं। तो इस सवाल में क्या था? एबनॉर्मल गेन था। वो आपने पार्ट ए में नहीं निकाला था। क्यों नहीं निकाला? रिक्वायर्ड नहीं था। तो अगर हम स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बनाते तो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन निकालते, तो उस कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन से एंट्री क्या हो जाएगी? एबनॉर्मल गेन की एंट्री वर्क इन प्रोसेस डेबिट और एबनॉर्मल गेन क्रेडिट। इसको ब्रैकेट में करना है, ब्रैकेट में कर लें। और अगर हम अलग लिखते यानी स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बनाते तो एबनॉर्मल गेन की कॉस्ट, मटेरियल और कन्वर्जन। मटेरियल के कितने यूनिट्स थे इसके जिनके पास सॉल्व हुआ है सामने? 250 पर यूनिट 530। कन्वर्जन में कितने लिखे थे? 125। थाउजेंड में बता दीजिएगा। 133 चले, 422 42.25।
175 और एबनॉर्मल गेन की एंट्री जो कि कंपाउंड कहा था कर लेंगे जी। एबनॉर्मल गेन डेबिट, यही कॉस्ट से स्क्रैप इन्वेंट्री इनकी स्क्रैप वैल्यू से कितने यूनिट्स हैं 250 स्क्रैप वैल्यू 100 स्क्रैप वैल्यू कितनी है 125 और बाकी 150 P&L। ये कल बताइए भाई एंट्रीज। एबनॉर्मल गेन की भी सारी एंट्रीज हो गई और क्या क्या एंट्रीज पड़ी यूनिट कंप्लीटेड यानी ट्रांसफर आउट, तो ये आखिरी प्रोसेस है नहीं इससे आगे भी है। तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स FIFO है एफको है एफको है, तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स बन गई कितने आउटपुट है 18,000 इनटू ये दोनों जी 624। तो ट्रांसफर आउट की क्या बन गई एंट्री, ये वर्क इन प्रोसेस ए सॉल्व कर रहे हैं, वर्क इन प्रोसेस बी डेबिट और वर्क इन प्रोसेस ए क्रेडिट 15624। ट्रांसफर आउट की भी हो गई और अच्छा ये जो सेल ऑफ स्क्रैप है इसकी एंट्री कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते क्योंकि रिजेक्टेड यूनिट्स आर नॉट प्रोसेस्ड फर्दर एंड सोल्ड एट दिस। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अभी बेचे नहीं है, वैसे बताया हुआ कि बेच दिया करते हैं, और ये मतलब भी हो सकता है कि बेच दिए, तो बेहतर है कि बेच दिए। कैश डेबिट स्क्रैप इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से एक्चुअल लॉस, एक्चुअल कितना है नॉर्मल कितना था नॉर्मल 1250 एक्चुअल कितना है 1000 इंटू 100 ये पार्ट भी वही सारी एंट्रीज जो कल की थी वैल्यू सब निकाल चुके उनसे ये एंट्रीज की। हाँ जी, कोई मुश्किल परेशानी तकलीफ अगर जाग रहे हैं। फिर इसके बाद एक सवाल मैंने खुद बोर्ड पे किया था ऑटम 16 बेला एंटरप्राइजेस, और उसके लिए भी पार्ट बी की जगह छोड़ी थी, उस पे आ जाए पार्ट सी की। बेला एंटरप्राइजेस ऑटम 2016 मैंने खुद बोर्ड पे सॉल्व किया था अपने मुबारक हाथों से, और इसमें मैंने पार्ट ए और बी सॉल्व कर दिया था, पार्ट सी की जगह रखी हुई थी। ऑटम 16 अटेम्प्ट का सवाल किया था बेला एंटरप्राइजेस, बोर्ड पे ही किया था। यार इतने पेजेस तो पूरे सेशन में नहीं भरे होंगे जो अभी तक पलटे ही जा रहे हैं, पलटे ही जा रहे हैं।
हाँ जी, अब फसड़ फसड़ की आवाजें नहीं आ रही तो मुझे लगता है पहुंच गए। इसमें पार्ट ए और पार्ट बी ऑलमोस्ट सारी स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन ही बना ली थी। पार्ट सी प्रिपेयर ऑटम 2016 अटेम्प्ट का सवाल है, बेला एंटरप्राइजेस प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज टू रिकॉर्ड प्रोडक्शन गेन लॉस फॉर द मंथ, यानी सिर्फ ये यहां से ऑनवर्ड एंट्री, ये वाली, ये और इसके बगैर भी काम चल सकता है क्योंकि उसने सिर्फ कहा है गेन लॉस रिकॉर्ड करने वाली। तो नॉर्मल लॉस वाली एंट्री और एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन वाली एंट्रीज। प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज टू रिकॉर्ड प्रोडक्शन गेन लॉस फॉर द मंथ, तो वो स्क्रैप सेल वाली अवॉइड हो सकती है। ऑटम 16 का पार्ट सी। ऑटम 16 का पार्ट सी। नॉर्मल लॉस कितना था? अच्छा चले, मेरा सवाल ये दूर है, कितने यूनिट्स थे? 40। तो हमें एंट्री किस अमाउंट से करनी होती है? तो 4100 की स्क्रैप वैल्यू जो कि कॉस्ट पर यूनिट वाली वर्किंग में लिखी हुई होगी हमने, एंट्री स्क्रैप इन्वेंट्री डेबिट और वर्क इन प्रोसेस ए नहीं था, 2 था ये। 4100। अच्छा, चूंकि हम कैलकुलेशंस में ये पूरी अमाउंट लिख चुके हैं ना, तो हम वो बगैर ब्रैकेट के भी अमाउंट ले लेते हैं, 410। ये हो गई नॉर्मल लॉस की एंट्री। और इसमें एबनॉर्मल लॉस था कि एबनॉर्मल गेन था? एबनॉर्मल लॉस था। तो एबनॉर्मल लॉस की हमने स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन, बल्कि स्टेटमेंट वैल्यूएशन नहीं थी, पार्ट बी के अंदर कैलकुलेशन की हुई है, उसकी कॉस्ट लिखी हुई है। तो एक एंट्री उसकी कॉस्ट से, एबनॉर्मल लॉस और वर्क इन प्रोसेस, कितने से? 1703। ये हो गई उसकी कॉस्ट की एंट्री। फिर उसके बाद इसकी एक कंपाउंड एंट्री बनाते हैं, स्क्रैप इन्वेंट्री, P&L और एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस यही वाला इधर आ गया। स्क्रैप इन्वेंट्री में कितना जाएगा? इसकी स्क्रैप वैल्यू, और एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स थे 1900 और एक 100, तो 190 और बाकी 1513। ये हो गए प्रोडक्शन के गेन लॉस रिकॉर्ड करने की एंट्री। कैश वाली एंट्री इग्नोर भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, कैश डेबिट और स्क्रैप इन्वेंट्री क्रेडिट।
कितने? एक्चुअल लॉस कितना था? 6000। या वैसे ही ये दोनों ऐड कर ले, 600। ये ऑटम 16 का पार्ट सी, ऑटम 16 पार्ट सी। चले, मेरी तरफ से प्रोसेस कॉस्टिंग का बस लास्ट सवाल, उसके बाद फिर मैं अगला चैप्टर शुरू कराता हूँ। होमवर्क एक दो दिन आपकी मेहरबानी होगी तो चल जाएगा, अगर आप मुंह फेर लेंगे तो नहीं होगा। बोर्ड पे बस लास्ट सवाल प्रोसेस कॉस्टिंग का। स्प्रिंग 19 खोलें, मैं करता हूँ बोर्ड पे। स्प्रिंग 19 600 6000 है, 4100 और 1900 6000 यूनिट्स। स्प्रिंग 19 खोल लें, करता हूं बोर्ड पे। ट्यूलिप एंटरप्राइजेस, अच्छा फिर इतने सारे फसड़ फसड़ की बातें आ रही हैं, पहले नहीं किया हुआ, ये अब कराने लगा हूं, इसके लिए कोई पेजेस नहीं छोड़े हुए। अच्छा अच्छा अच्छा। स्प्रिंग 19 ट्यूलिप एंटरप्राइजेस पढ़ लीजिए, मैं करता हूं।
अगर पढ़ रहे थे तो पढ़ लिया होगा। प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज टू रिकॉर्ड दी ट्रांजेक्शंस सारी। तो प्रोसेस बी यानी प्रोसेस 2 का साल है फरवरी का, और सारी ट्रांजेक्शंस करनी है तो एक पेज एंट्रीज के लिए छोड़ के स्प्रिंग 19 क्वांटिटीज कह रहे हो, लीटर्स केजी क्या है, लीटर्स। जी जनाब, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 10,000, ट्रांसफर इन 90,000। प्रोसेस 2 का सवाल है, न्यू मटेरियल है, केस 2 केस 3 कैसे पता? क्योंकि न्यू मटेरियल की क्वांटिटी है। $12,000, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 9,500, नॉर्मल लॉस 5% ऑफ इनपुट और लॉस इज डिटरमिन्ड एट कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस। इसका मतलब इंस्पेक्शन स्टेज कितनी हुई? 100%। तो अगर हम यही फेस पे ही इनका टोटल कर दें, क्योंकि 100% का मतलब है ये अब इंस्पेक्ट हुए होंगे, ये भी होंगे, ये भी होंगे और ये नहीं हुए होंगे, इसलिए यही टोटल करेंगे तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स ही होगा 10। तो नॉर्मल लॉस हो गया इसका 5%, 5125। अच्छा, अगर कर लेंगे, क्लिक कर गया तो 2 मिनट में ही कर लेंगे, इसलिए आप ट्राई करें एबनॉर्मल लॉस निकालें या नॉर्मल गेन जो भी है, क्योंकि आउटपुट तो आपको नहीं दिया हुआ। आउटपुट दिया होता तो फिर बैलेंसिंग फिगर ALAG आ जाता, लेकिन आउटपुट नहीं दिया हुआ, तो फिर तो हमें ALAG खुद निकालना पड़ेगा। निकालें 2875 अच्छा है 2880। चले, अगर एफर्ट्स कर रहे थे तो कर ली होगी। ये जो हम क्वांटिटी स्केड्यूल बना रहे हैं ये लीटर्स में है, और ये जो भी स्क्रैप होता है उसको हम, लीटर्स है तो लिक्विड है, तो हम उस लिक्विड को पहले पका के सुखा के, जो भी है तो मैं खुद ही पका सुखा रहा हूं, उसको सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, और 1 लीटर 0.75 kg में कन्वर्ट होता है। ये मैं खुद कह रहा हूं कि उसको धूप में रख के सुखा देते हैं तो वो जो लिक्विड है वो सॉलिड बन जाता है। तो इस महीने जो एक्चुअल लॉस हुआ ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी, सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस्ड वाज, ये एक्चुअल है 6000 लीटर केजी है। तो ये जो 6000 केजी है ये एक्चुअल लॉस जितने भी लीटर था, पता नहीं कितना, वो 0.75 हुआ होगा तो 6000 केजी बना होगा, क्योंकि जितना भी लीटर था वो 0.75 मल्टीप्लाई होगा तो इतना बनेगा, जितना भी लीटर था इनटू 0.75 केजी पर लीटर, तो इसलिए केजी बच रहा है। और यहां पर हमने केजी नहीं लिखने, लीटर्स लिखने हैं।
तो ये 6000 किलो कितने लीटर से बना है? 8000। इसका मतलब एक्चुअल लॉस 8000 लीटर है। तो एक्चुअल लॉस है 6000 डिवाइडेड बाय 0.75 और नॉर्मल लॉस 5125, तो इसलिए एब नॉर्मल लॉस हो गया 2875। 2875 9450। ये हो गया क्वांटिटीज क्या है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन P1 न्यू मटेरियल और कन्वर्जन। फाइव को एफ को तो कंप्लीटेड यूनिट्स 94500 100%, 94500 क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 9500। P1 में आएगा, ये आएगा। न्यू मटेरियल इसमें लग चुका है या अभी लगना है? स्टेज ऑफ न्यू मटेरियल एडिशन क्या है? स्टार्ट। तो शुरू में ही लग जाते हैं, तो हाँ इसमें न्यू मटेरियल लग चुका। 100 100 70 9500 9500 6650। एबनॉर्मल लॉस, ये हम केस 2 सॉल्व कर रहे हैं, तो 0.4 है कि 0.5 है? 0.4 है कि मटेरियल पहले आ जाता है, लॉस बाद में होता है। तो इसमें हमने P1 में लिखना ही लिखना होता है, न्यू मटेरियल में लिखना ही लिखना होता है। और इंस्पेक्शन स्टेज 100%। तो ये मैं एक लाइन में भी लिख सकता था। ये सिर्फ रिवीजन के लिए मैंने आपको तोड़ के लिखा है कि ये है लॉस बाद में होने वाला सवाल, यानी इंस्पेक्शन लॉस, इंस्पेक्शन न्यू मटेरियल के बाद होती है। तो लॉस में दूध भी होता है और फ्लेवर भी होते हैं, इसलिए दोनों कॉलम में आएगा पूरा पूरा। और इंस्पेक्शन स्टेज 100% है, इसलिए यहां भी। वन 106,875 106,875 104,025।
कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट P1 न्यू मटेरियल और कन्वर्जन। F को है तो फिर ओपनिंग की लाइन भी आएगी, और रुपीज इन 1000 है तो 1000 जी बता दें, खैर है, बाद में डिवाइड करते हुए मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1500, 600, 400, ये सिर्फ लेबर तो नहीं है, कन्वर्जन। करंट पीरियड 14,000, 7,000, 5600। नॉर्मल लॉस की रिकवरी, नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू क्या दी हुई है? 170 पर केजी, 170 पर केजी, और 20 रुपए उसमें से मजीद माइनस करेंगे यानी 150। लेकिन इसमें ध्यान इस बात का रखना है कि ये जो 5125 है ये केजी नहीं है, ये लीटर है, तो इसको फिर हम रुपीज पर केजी से नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, हमें इसको पहले 0.75 से मल्टीप्लाई करके केजी बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर ये मल्टीप्लाई होगा 150 से। देखिए 5125 लीटर है और 150 रुपीज पर केजी है, तो इसको तो हम केजी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये करके इसको केजीज बनाया और ये फिर रुपीज पर केजी। और ये 150 कैसे बना जी, क्या बना? 577 14923 7600 6000, और इसके इक्विवेलेंट लीटर्स हैं 106 875, 106 875 और 10 क्या है 4025, और 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना, 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा जी। 1407150। अच्छा, मैं पॉइंट्स में इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि हमने फाइनली रुपीज इन 1000 ही लिख लेने, तो खैर है 58। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट एफ को है 94500 इनटू ये तीनों 140 प्लस 71 प्लस 58 जी। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस P1 न्यू मटेरियल और कन्वर्जन, बल्कि ये तीनों ही 100 ही हैं तो इसको भी ब्रैकेट में ही ठीक है। 2875 इनटू ये तीनों 773। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क प्रोसेस P1 न्यू मटेरियल और कन्वर्जन 9500 into 140, 9500 into 71, 6 into 58, 1 6 7 5 3 8 6 2 3 9 1। यहां तक कर ले नोट, तो फिर एंट्रीज करता हूं।
जो पेज छोड़ा था उस पे आते हैं। अभी ही सॉल्यूशन के शुरू में छोड़ा था ना, उसके बाद वर्किंग पे आया था। चले तरतीब से एंट्रीज। सबसे पहले ट्रांसफर इन, क्या एंट्री? वर्क इन प्रोसेस, ये बी है शायद, तो वर्क इन प्रोसेस ए 14,000। फिर न्यू मटेरियल आया, वर्क इन प्रोसेस बी डेबिट, रॉ मटेरियल क्रेडिट 7,000। फिर लेबर और एफओएच, वर्क इन प्रोसेस बी डेबिट और वेजेस कंट्रोल और एफओएच कंट्रोल 5,600। फिर नॉर्मल लॉस, स्क्रैप इन्वेंट्री डेबिट, वर्क इन प्रोसेस 577। फिर एबनॉर्मल लॉस डेबिट, वर्क इन प्रोसेस बी 773। फिर स्क्रैप इन्वेंट्री P&L और एबनॉर्मल लॉस 773। कितने लीटर हैं? लीटर 2875 लीटर हैं इनटू 0.75, फिर इनटू 150 जी, 323, तो बाकी 456। और फिर इस कबाड़ को बेच देते हैं, इन दोनों को ऐड कर लें, 577 और 323 को 900 और ट्रांसफर आउट। ये फाइनल प्रोसेस है, इसके बाद आगे भी कोई है? तो फिर फिनिश गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस 25421। ये फिगर्स ठीक है? 1, अच्छा ठीक है, राउंड ऑफ किया हुआ, ठीक है। ले जी, इतनी सी बात थी। अब करते हैं अगला चैप्टर। अभी 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 चले, जिसने जाना चला जाए अभी। करें करें करें। आप 10 मिनट लगा दे नोट कर रहे हैं, मैं उससे ऑनवर्ड 15 मिनट लगाऊंगा मैं। आप आधा घंटा लगाए नोट करने में। होमवर्क है ऑटम 17, प्लाटिनम केमिकल्स। प्लाटिनम केमिकल्स के नाम से ऑटम 17। और एक और आसान सा सवाल है, ये मैं सेपरेट होमवर्क भी नहीं देता होता, किसी के पास टाइम हो करना हो तो कर लेना, स्प्रिंग 21।
बहुत सिंपल सा सवाल था। स्प्रिंग 21 मेहनत लिमिटेड, कोई मेहनती बच्चा हो तो कर दे सवाल, ना दिल करे तो ना करना। ऑटम 17 जरूर कर दें, और अगर फारिग हो और कुछ ना हो करने को तो स्प्रिंग 21 मेहनत लिमिटेड भी कर दें। मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये मेरी बुक में है चैप्टर 8। मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अच्छा, ये 2 वीक्स में उसको FR1 को चला रहा था एक्स्ट्रा, तो अब मिड टर्म के बाद फिर कॉस्ट को करूंगा एक्स्ट्रा। हैं जी, ये कैसे फैसला, कौन करेगा फैसला? मिड टर्म के बाद करूंगा कॉस्ट की एक्स्ट्रा। अच्छा, इस चैप्टर में क्या करना है वो तो मैं सीधा सवालों से ही बताऊंगा। इसमें पहले मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि मार्जिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की अप्रोचेस क्या हैं। अभी तक हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन, हाँ इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर शुरू किया। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में सिर्फ मटेरियल लेबर खर्चा था कॉस्ट में, या एफओएच भी था? इन्वेंट्री वैल्यूएशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, एफओएच भी था, फिक्स या वेरिएबल? दोनों। ओवरहेड वाला चैप्टर ओएआर निकाला था, तो उसमें कौन से ओवरहेड थे, फिक्स या वेरिएबल? दोनों थे। फिर उसके बाद ये प्रोसेस कॉस्टिंग किया, कॉस्ट लो इन प्रोडक्शन, जॉब कॉस्टिंग। एफओएच एक्चुअल गिवन था तो एक्चुअल ले लिया, अगर अप्लाइड गिवन था तो अप्लाइड लिया। उसमें कौन सा एफओएच थे, फिक्स या वेरिएबल? दोनों थे। अब तक हमने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं ना, उसमें जो एफओएच यूज कर रहे हैं वो दोनों हैं। कॉस्ट के बुजुर्गों की 2 अलग अलग अप्रोचेस हैं। एक कहलाती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच, एक एब्जॉर्प्शन है और एक मार्जिनल है। जिन बुजुर्गों को मार्जिनल अप्रोच, एब्जॉर्प्शन अप्रोच अच्छी लगती है, और उनके जो मानने वाले अप्रोच के मानने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि फैक्ट्री के सारे खर्चे, फैक्ट्री तो है ही प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो फैक्ट्री में होने वाले सारे खर्चे प्रोडक्ट कॉस्ट का ही हिस्सा हैं। तो इस अप्रोच के मुताबिक, और अब तक जो हम कर रहे थे वो यही था, इस अप्रोच के मुताबिक प्रोडक्ट कॉस्ट यानी जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके 1 यूनिट की कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफओएच भी और फिक्स्ड एफओएच भी, ये सब आना चाहिए। और अब तक हम लोग यही पढ़ रहे थे, अब तक यही पढ़ रहे थे। लेकिन जो मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच फॉलो करने वाले लोग हैं, उनका मानना यह है कि फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो या ना हो, फिक्स्ड एफओएच तो फिर भी होंगे। अगर प्रोडक्शन नहीं हुई तो फिक्स्ड एफओएच होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, रेंट तो जाएगा ही आएगा। तो इन लोगों के ख्याल में फिर फिक्स्ड खर्चे प्रोडक्ट बनाने के लिए नहीं है। अगर प्रोडक्ट नहीं भी बन रहा तो फिक्स्ड एफओएच तो होंगे, तो इनके ख्याल में वो खर्चे फिर प्रोडक्ट बनाने के लिए नहीं है, वो पीरियड कॉस्ट है। तो इनकी नजर में प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और बस वेरिएबल एफओएच आने चाहिए।
इस चैप्टर में क्या है ये मैंने वो नहीं बताया, मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच है क्या। ये जो हम लोग कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते हैं ना, ये स्टैंडर्ड्स नहीं है, ये बस बड़े बूढ़ों की प्रैक्टिसेस हैं। तो जो इस अप्रोच के मानने वाले लोग हैं उनकी नजर में प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा फिक्स्ड एफओएच बनने चाहिए, और जो इस अप्रोच के मानने वाले हैं उनकी नजर में फिक्स्ड एफओएच प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं बननी चाहिए। क्या मैं ये कह रहा हूं कि इस अप्रोच के मानने वाले बिजनेसेस में फिक्स खर्चे होते ही नहीं होते हैं, उनको प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाते। फिक्स्ड एफओएच इज कंसिडर्ड एज पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट का मतलब है जिस पीरियड की है उसी साल एक्सपेंस बन जाएगी। जिस पीरियड में इनकर हुई है उसी पीरियड में एक्सपेंस बन जाएगी, प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगी। तो अगर बिजनेस प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो करता हो, प्रोसेस कॉस्टिंग यूज कर रहा हुआ और वो इस अप्रोच में ही माल लाने वाला है, तो वो जो अब तक कर रहे थे, और अगर वो इस अप्रोच में माल लाने वाला है तो प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल करते हुए एफओएच सिर्फ वेरिएबल वाले ले रहे हो। अगर इन्वेंट्री वैल्यूएशन का सवाल है वो पुराना, और ये फॉलो करने वाला बिजनेस है तो जो अब तक कर रहे थे। जॉब कॉस्टिंग का सवाल है जो उस दिन किया था, लेकिन अगर इसका मानने वाला है तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में सिर्फ वेरिएबल एफर्ट्स देने। तो ये दो अप्रोचेस हैं, बिजनेस जिस अप्रोच का मानने वाला है। अब अगली बात के इस चैप्टर में क्या करना है, ये अब ये बताता हूं कि इस चैप्टर में क्या करना है, ये लिख ले तो बताता हूं इस चैप्टर में क्या करना है। और हाँ एक बात और लिख लें, इस अप्रोच के मुताबिक प्रोडक्ट कॉस्ट निकालते हुए ये वाली जो फिगर है, बाकी नहीं, ये वाली फिगर, ये है फिक्स्ड OAR पर यूनिट। फिक्स्ड OAR लेकिन फिक्स्ड, यानी इसकी कैलकुलेशन में न्यूमरेटर में, OAR की कैलकुलेशन में न्यूमरेटर में क्या आ रहा होगा, सिर्फ फिक्स्ड एफओएच आ रहा है। तो फिक्स्ड OAR है जो यहां पर ऐड होगा। चलें लिख लें, बस कल सवाल करूंगा तो बताऊंगा। इस चैप्टर में हमने क्या करना है, इस चैप्टर में करना है इन दो अप्रोचेस के तहत इनकम स्टेटमेंट बनानी। इस चैप्टर में हमसे सिर्फ इस दोनों अप्रोचेस की इनकम स्टेटमेंट बनानी आनी चाहिए और उनके प्रॉफिट्स की रिकंसिलिएशन। बस आपने ज़बानी सुन लिया और आपको बिल्कुल याद हो गया। ठीक है, कल करते हैं इंशाल्लाह।